दलित समाज का सम्मान है, उनके अस्तित्व की रक्षा है, उनको अपॉर्चुनिटीज है, तो वो भारतीय जनता पार्टी में है। कि बाबा साहेब अम्बेडकर को अपमानित किया कांग्रेस पार्टी ने। फर्स्ट बैकवर्ड क्लासेस कमीशन तब बना था नेहरू जी के समय। उसके रिपोर्ट का क्या हुआ हम जानते, वो ठंडे बस्ते में चला गया है। कि बाबू जगजीवन राम कांग्रेस से इतना त्रस्त हो गए थे कि उन्होंने कहा कि इस देश का प्रधानमंत्री कभी कोई दलित समाज का हो नहीं सकता है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय, उनकी दृष्टि थी अंत्योदय की। अंत्योदय का अर्थ क्या होता है? पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति का कल्याण। तो पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति का कल्याण तुम सुनिश्चित कर ही रहे हैं। तो जो पार्टी एक व्यक्ति, एक परिवार से आगे बढ़ नहीं पा रही है, वो सर्वहारा की बात कैसे करती है? वो बहुजन की बात कैसे करती है? नमस्कार। चर्चा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे एक बेहद खास व्यक्ति से, श्री गुरु प्रकाश पासवान जी। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, युवा दलित नेता हैं। ये पहचान पॉलिटिकल है। एक दूसरी पहचान है कि पटना विश्वविद्यालय में लॉ के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। लिखते पढ़ते रहते हैं, दलित विमर्श करते रहते हैं, दलित सशक्तिकरण और सामाजिक न्याय को लेकर काफी मुखर रहते हैं। आज हम इन्हीं से चर्चा करेंगे, भविष्य की राजनीति पर, दलितों की राजनीति पर, बिहार की राजनीति पर, और भाजपा में और आगे चुनाव के लेके क्या रणनीतियां बन रही हैं, क्या बन सकती हैं, आगे क्या होने वाला है। एक छोटी सी चर्चा। बहुत बहुत गुरु धन्यवाद प्रकाश जी, आपका स्वागत है, बहुत हार्दिक बहुत स्वागत है। हाँ, धन्यवाद जी। तो सबसे पहले चर्चा हम लोग इसी पे शुरू करते हैं। चूंकि युवा दलित नेता हैं, भविष्य की बहुत संभावनाएं हम लोग आप में देखते हैं, तो एक दलित नेता के तौर पर आप भाजपा में, विशेष रूप से बिहार भाजपा में, आपको क्या लगता है कि क्या रणनीतियां बनानी होंगी? कैसे हम दलित विमर्श को और आगे लेके जा सकते हैं? नहीं, देखिए, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत आभार, आपके इस प्लेटफॉर्म का बहुत आभार। इस प्लेटफॉर्म पे नीतिगत विषयों पे एक सकारात्मक संवाद मैंने देखा है और ऐसे प्लेटफॉर्म्स की आवश्यकता है। जहाँ तक आपका प्रश्न है, देखिए, मुझे लगता है कि दलित विमर्श तो बाबा साहेब अम्बेडकर के बाद से ही देश में चल रहा है। और पॉलिटिकल पार्टीज में अगर आप देखें तो वास्तव में आज वर्तमान समय में किसी संगठन में दलित समाज का सम्मान है, उनके अस्तित्व की रक्षा है, उनको अपॉर्चुनिटीज है, तो वो भारतीय जनता पार्टी में है। अगर आप ऐतिहासिक विश्लेषण करेंगे तो आप देखेंगे कि बाबा साहेब अम्बेडकर को अपमानित किया कांग्रेस पार्टी ने। बाबू जगजीवन राम के संदर्भ में मैं एक पुस्तक पढ़ रहा था, नीरजा चौधरी की पुस्तक है हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड्स। उसमें उन्होंने कहा है कि बाबू जगजीवन राम कांग्रेस से इतना त्रस्त हो गए थे कि उन्होंने कहा कि इस देश का प्रधानमंत्री कभी कोई दलित समाज का हो नहीं सकता है। उसके बाद आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर टी एनजीए का उदाहरण आता है, कुमारी शैलजा का उदाहरण आता है वर्तमान समय में। तो वास्तव में अगर कोई ऐसा पॉलिटिकल फोरम है, और मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं पार्टी से संबंधित हूँ, ये किसी को भी देखने में लग सकता है। अगर सीएसडीएस की सर्वे की बात करें तो सीएसडीएस का सर्वे ये कहता है कि 14 और 19 के चुनाव में एक डिसाइसिव जो दलित समाज का सब्सटैंटिव चंक था, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन किया है। इसके पीछे के कारणों पे आकलन हो सकते हैं, विश्लेषण हो सकते हैं, लेकिन व्यक्तिगत रूप से आप मुझसे पूछिए तो अपॉर्चुनिटीज को लेकर के मुझे विश्व की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी में नेशनल स्पोक्स पर्सन का रोल आज से 5 वर्ष पूर्व मिला। मुझे नहीं लगता है कि किसी और पॉलिटिकल पार्टी में ये संभावना थी कि सामान्य दलित समाज से आने वाले व्यक्ति को ऐसे दायित्वों को दिया जाता, लेकिन पार्टी का भरोसा, पार्टी का विश्वास था, और मुझे लगता है कि कुछ हद तक मैं उस प्रतिभा और विश्वास पे खरा उतरा हूँ। एक दूसरा सवाल है वो जाति जनगणना को लेकर। अभी केंद्र सरकार ने ये फैसला लिया है कि जाति जनगणना कराएगी। अभी तक ये माना जा रहा था कि भाजपा इसके विरोध में है। तो ठीक है, इसमें प्रधानमंत्री मोदी का ये मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है कि उन्होंने ऐसा करके विरोधी दलों को एक तरह से शंट कर दिया है, उनके मुद्दे को छीन लिया है। लेकिन आपको क्या लगता है कि जाति जनगणना कराने का ये फैसला कितना कारगर रहेगा? और क्या एक जो डर है सवर्ण समाज के मन में या अदर जो सोसाइटी हैं कि कहीं इससे जातीय वैमनस्य फिर तो नहीं बढ़ेगा,
मंडल कमंडल वाला जो विरोध फिर से तो नहीं शुरू होगा। तो इससे कैसे पार्टी बचेगी, या आपके पास इस तरह की क्या रणनीति? नहीं, बहुत अच्छा प्रश्न है। और देखिए, आपने मास्टर स्ट्रोक शब्द का उपयोग किया, कुछ लोग यू टर्न शब्द का उपयोग करते हैं। मुझे नहीं लगता है कि मेरी पार्टी को इससे जोड़ करके देखने की आवश्यकता है। अगर हम बैकवर्ड क्लासेस की बात करें पर्टिकुलरली, तो फर्स्ट बैकवर्ड क्लासेस कमीशन वो दत्तात्रेय बालकृष्ण कालेलकर, जिनको हम लोग काका कालेलकर कमीशन कहते हैं, फर्स्ट बैकवर्ड क्लासेस कमीशन तब बना था नेहरू जी के समय। उसके रिपोर्ट का क्या हुआ हम जानते, वो ठंडे बस्ते में चला गया। सेकेंड कमीशन बनता है बीपी मंडल कमीशन, उस रिपोर्ट का क्या हुआ हम सब जानते हैं, किसने विरोध किया और प्रखरता से विरोध किया। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जातिगत जनगणना या सामाजिक न्याय ये किसी एक परिवार, किसी एक पॉलिटिकल पार्टी की ठेकेदारी नहीं हो सकती है। सोशल जस्टिस कैन नॉट बी अ डोमेन ऑफ एन एक्सक्लूसिव डोमेन ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी और एनी पॉलिटिकल फैमिली। वी हैव टू बी वेरी क्लियर ऑन दैट। नंबर दो, हमारे ऊपर आरोप लगता है कि भाई हमारा मुद्दा नहीं है, हमारा मुद्दा नहीं है, कहने वाले तमाम तरह की बातों को करते हैं। लेकिन आपको ध्यान होगा, और मैं इस प्रेमाइस में भी बहुत भरोसा नहीं रखता हूं कि मंडल या मंडल के प्रतिक्रियात्मक रूप से कमंडल आया। मंडल एक अलग आंदोलन था जो 75 से चल रहा था। कमंडल जो शब्द का उपयोग मीडिया वाले करते हैं, राम मंदिर तो हमारे पालमपुर रेजोल्यूशन से हमारे पार्टी के मैनिफेस्टो में रहा है, वो एक सांस्कृतिक और सनातनी मुद्दा रहा है। तो एजेंडा बनाने वाले, नैरेटिव बनाने वाले मंडल और कमंडल को जोड़ करके देखते हैं, लेकिन मेरा और मेरी पार्टी का यह मानना है कि ये दोनों अलग अलग विषय हैं। अगर आप उस दौर की बात करें तो हमारी पार्टी में के एन गोविंदाचार्य जी के समय आप देखिए किन नेताओं का उद्गम विशेष तौर पे बिहार में होता है। नंदकिशोर यादव जी, सुशील मोदी जी। उत्तर प्रदेश में आप देखिए तो विनय कटियार जी, उमा भारती जी, कल्याण सिंह जी। मध्य प्रदेश में आप देखिए तो शिवराज सिंह चौहान जी, बाबूलाल गौर जी। तो मैं ये उदाहरण आपको इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमारे पार्टी के दृष्टिकोण में सामाजिक न्याय कोई 2025 में आ गया ऐसा नहीं है। हमारे पार्टी के वैचारिक जो हमारे मार्गदर्शक हैं, जो हमारे आइडियोलॉग हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, उनकी दृष्टि थी अंत्योदय की। अंत्योदय का अर्थ क्या होता है? पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति का कल्याण। तो पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति का कल्याण तो हम सुनिश्चित कर ही रहे हैं। आज जो बात राहुल गांधी जी कहते हैं या तेजस्वी यादव जी कहते हैं कि पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स में भागीदारी होनी चाहिए। पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स की बात करिए, आप लोगों की सरकार इतने लंबे समय तक रही, हमें तो पिछले 10 वर्षों में हम एक सक्रिय पोल बन के उभरे हैं। आज बीजेपी की सरकार उड़ीसा में पहली बार बनती है तो मोहन मांझी जो आदिवासी समुदाय से आते हैं उनको मुख्यमंत्री बनने का अवसर मिलता है। छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय आदिवासी समाज से आते हैं, उनको मुख्यमंत्री बनने का अवसर मिलता है। मध्य प्रदेश में उप मुख्यमंत्री दलित समाज से जगदीश देवड़ा जी बनते हैं। राजस्थान में उप मुख्यमंत्री बैरवा जी दलित समाज से बनते हैं। ये मैं आपको इसलिए उदाहरण दे रहा हूं कि वास्तव में पावर स्ट्रक्चर्स में, इंस्टीट्यूशंस में भागीदारी और प्रतिनिधित्व को कब सुनिश्चित किया गया है, ये एक एनालिसिस का विषय है जो आप लोगों को करना चाहिए। आप इंस्टीट्यूशंस की बात करिए, चेयरमैन रेलवे बोर्ड अखिल भारतीय पोजीशन है, सीनियर पोजीशन है, कोई नहीं बना 75 वर्षों में। पहली बार दलित समाज का व्यक्ति अब बना। सीएजी आप कहिए, यूजीसी में कहिए, यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर्स कहिए, असिस्टेंट प्रोफेसर कहिए, एसोसिएट प्रोफेसर कहिए, आईआईटी आईएम में आरक्षण कैसे लागू हो, ये सब उदाहरण नीट का उदाहरण है। ये सब उदाहरण मैं इसलिए प्रस्तुत कर रहा हूं क्योंकि सामाजिक न्याय हमारे डीएनए में है, सोशल जस्टिस हमारे चिंतन में है, हमारे दर्शन में है और अंत्योदय से प्रेरित है। जहां तक सवर्ण समाज की बात है, देखिए मैं आपको पुनः बताना चाहता हूं कि पहली बार इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का आरक्षण, ये पहले तो कर्पूरी जी जब सीएम थे और उसमें कर्पूरी जी के सीएम रहते हुए कैलाशपति मिश्र जी भी उस सरकार में वित्त मंत्री के रूप में एक सक्रिय भूमिका निभा रहे थे। उस सरकार में ये फॉर्मूला आया था जो मुंगेरी लाल कमीशन के रिकमेंडेशंस के आधार पे था, गरीब सवर्णों को आरक्षण और महिलाओं को आरक्षण और अति पिछड़ों को आरक्षण तब दिया गया था। अभी हमारी सरकार का ये प्रयास है, जस्टिस रोहिणी कमीशन ने अपने रिपोर्ट को अभी पब्लिक किया है, उसको भी सार्वजनिक किया जाएगा। तो वास्तव में जो समाज, जो समुदाय, जो जातियां, जो वर्ग अभी भी अनरिप्रेजेंटेड है, अंडर रिप्रेजेंटेटेड है, वंचित है, शोषित है, उनको मुख्य धारा में कैसे लेकर के आए, ये हमारे लिए सिर्फ बोलने का विषय नहीं है, एक कमिटमेंट का विषय है। इसी सवाल को आगे बढ़ाते हैं और बिहार चुनाव से जोड़कर हम बात करते हैं। तो जो बिहार की राजनीति, आप देखिएगा देश की राजनीति से यहाँ की राजनीति थोड़ी अलग है। यहाँ
बैकवर्ड फॉरवर्ड का बड़ा स्पष्ट विभाजन है, और स्पेशली विरोधी दल जो हैं, जो आरजेडी है, जो कांग्रेस है, जो कि अब की कांग्रेस, पहले की बात नहीं हम कर रहे हैं, तो उन लोगों का एक स्पष्ट विभाजन है। जो यूपी में भी अखिलेश यादव ने पीडीए शुरू किया, यहाँ भी वो विभाजन वो लेके आएंगे, क्योंकि वो चाहते हैं कि इस ढंग से वोट को पोलराइज करें। अब ये भाजपा जो है इस रणनीति से कैसे निपटेगी, क्योंकि एक संशय और एक डर पैदा करने की कोशिश जरूर होगी विरोधी दलों की ओर से, जाति जनगणना को लेके या झुकाव को लेके, कि भाई आपको साइड ट्रैक किया जा रहा है, आपको ऐसा हो सकता है आपके साथ। तो इससे आपकी पार्टी कैसे निपटेगी? और आगे एक और सवाल इससे जुड़ता है कि बिहार चुनाव को लेकर आपकी क्या रणनीति होगी? नहीं, देखिए, पहला तो बैकवर्ड फॉरवर्ड इस प्रिज्म से वही लोग देखते हैं जो कि एक जाति या एक वर्ग की राजनीति करते हैं। हम लोग तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की राजनीति करते हैं, और ये सिर्फ बोलने का विषय नहीं, एक प्रतिबद्धता का विषय होता है। आपने बात की कि भाई आरजेडी और कांग्रेस का मन मिजाज अलग है, उनका चरित्र अलग है। मैं उदाहरण आपको देना चाहता हूँ और मैं तथ्यों के साथ ही बात करना चाहता हूँ। आरजेडी क्लेम करती है कि भाई अति पिछड़े बहुजन का वो सम्मान करती हैं, प्रतिनिधित्व करती हैं, लेकिन लालू जी का ही उदाहरण देखिए। अब लालू जी स्वयं सर्वे सर्वा रहेंगे पार्टी में, उनके पहले पुत्र सरकार आने पे उप मुख्यमंत्री बनेंगे, विपक्ष में नेता विपक्ष रहेंगे। उदाहरण देखिए आप, आरजेडी का राज्यसभा में नेता कौन? प्रेमचंद गुप्ता। क्या वो अति पिछड़ी जाति से आते हैं? नहीं आते हैं। आरजेडी का लोकसभा में नेता कौन? अभय कुशवाहा। आरजेडी का विधानसभा में नेता कौन? तेजस्वी यादव। आरजेडी का विधान परिषद में नेता कौन? राबड़ी देवी। तो जो पार्टी एक व्यक्ति, एक परिवार से आगे बढ़ नहीं पा रही है, वो सर्वहारा की बात कैसे करती है? वो बहुजन की बात कैसे करती है? आपने शेयर ऑफ पावर तो उनको दिया नहीं, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स में आपने रिप्रेजेंटेशन दिया नहीं, और आप बात कर रहे हैं कि हम ए टू जेड की पार्टी हैं। अरे आपके पिताजी के बयान, आपके पिताजी के शासनकाल में लक्ष्मणपुर बातें से लेकर के जहानाबाद के ऐसे अनेकों जाति टारगेटेड मैसेकर्स और नरसंहार हमारे सामने हैं। हमें आज भी याद है कि रमई राम जो दलित समाज से आते थे, उनका मुकुट उतरवा लिया था आपने। तो लालू जी की पार्टी को, राष्ट्रीय जनता दल को जो कहते हैं प्रेषित ऐसा करते हैं, देखिए उनके तो पक्ष में रहता है, वो बांटने की राजनीति करते हैं, कभी फॉरवर्ड बैकवर्ड कर देंगे, हिंदू मुस्लिम कर देंगे। हम लोगों की बिहार चुनाव को लेकर के रणनीति साफ है। हम लोगों ने पिछले दशकों से जो काम किया है, और इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करिए आप, सोशल इंडिकेटर्स की बात करिए आप, मातृ मृत्यु दर का डेटा देखिए आप, शिशु मृत्यु दर का डेटा देखिए आप, सड़क देखिए आप, इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए आप, हर एक जिले में स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल्स बनाने की बात देखिए आप, पीएमसीएच को वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी देने की बात हो, एम्स हो, एयरपोर्ट हो, समग्र विकास कैसे हो, हमारी ये दृष्टि है। और विकास का मॉडल और सामाजिक न्याय जो आदरणीय नीतीश कुमार जी कहते हैं। अगर आप सोशल अलायंसेस, अगर आरजेडी के व्याकरण में ही हम लोग बात करें, आरजेडी के ही ग्रामर में हम लोग बात करें कि भाई सोशल अलायंस वाइज क्या है, नंबर वन मुद्दा हमारा डेवलपमेंट है, नंबर दो हमारा परफॉर्मेंस, हमने जो किया है वो परफॉर्मेंस और डेवलपमेंट के आधार पे जाना है, नंबर तीन अगर हम आरजेडी के व्याकरण में उनको जवाब दे, तो जो सोशल अलायंसेस भी हैं, बीजेपी, जेडीयू, रालोसपा जो कि अपने उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी है, चिराग पासवान जी और जीतन राम मांझी जी, ये एक बड़ा सामाजिक वर्ग, एक अच्छा सोशल कोलिशन हमारे साथ मजबूती से खड़ा है। तो सोशल कोलिशन हो, सोशल अरिथमेटिक हो, सोशल इंजीनियरिंग हो, ये एक पक्ष है, लेकिन हमारा जो फोकस्ड पक्ष है, जो हमारा टारगेटेड पक्ष है, वो हमारा डेवलपमेंट है, हमारा परफॉर्मेंस है, लॉ एंड ऑर्डर है, इंफ्रास्ट्रक्चर है। लास्ट क्वेश्चन एक है कि जो आरोप आमतौर पर बीजेपी पर लगता है, जो विपक्षी दलों पर भाजपा की तरफ से आरोप लगाया जाता है कि वो मुस्लिम तुष्टीकरण करती हैं, उसी तरह से भाजपा के ऊपर भी आरोप लगता है कि हिंदू तुष्टीकरण के लिए कहीं ना कहीं मुसलमानों की उपेक्षा की जाती है या उनको टारगेट किया जाता है। तो इस पर आपकी क्या कहेंगे? नहीं नहीं, देखिए ऐसा है कि हमारे जितने भी बड़े स्कीम्स हैं, उन स्कीम्स के बेनिफिशियरीज कौन है? वास्तव में अगर पसमानदा का जो विमर्श आया है कि मुसलमान समाज में भी जो पिछड़े वर्ग हैं उनको साथ लाने की चिंता कौन कर रहा है, मैं आपको उदाहरण देता हूँ। जम्मू कश्मीर में पहली बार, फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ जम्मू कश्मीर,
एक पसमानदा मुस्लिम वहां से राज्यसभा में आता है, गुलाम अली कटाना। आप देखिए आज डेटा के आधार पे मैं कह सकता हूं कि 40% अधिक मुसलमान समाज की लड़कियों को हायर एजुकेशन का एक्सेस मिला है। मैं डेटा के साथ कह सकता हूं कि कम्युनल हार्मनी पिछले 10 वर्षों में सांप्रदायिक दंगों में जो कमी आई है, उसके पीछे का क्या कारण है? देखिए ये मीडिया का दृष्टिकोण हो सकता है, कुछ विशेष लोगों का दृष्टिकोण हो सकता है, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, मैं उदाहरण के साथ बताना चाहता हूँ कि सिकंदर बख्त साहब हो, नजमा हेपतुल्ला जी हो, शहनवाज जी हो, एपीजे अब्दुल कलाम जी हो, ऐसे तमाम उदाहरण हैं जहां हमने ये प्रयास किया है। एबॉलिशन ऑफ ट्रिपल तलाक से किसको लाभ हुआ? मुसलमान समाज की महिलाओं को लाभ हुआ। हमारे तमाम जो बेनिफिशियरीज का भी आप आकलन करिएगा तो आप पाइएगा कि वास्तव में बगैर किसी डिस्क्रिमिनेशन के, जो हमारा संविधान का आर्टिकल 15 जो अनुच्छेद 15 कहता है दैट नो डिस्क्रिमिनेशन शैल बी मेड ऑन द ग्राउंड ऑफ कास्ट, रेज, रिलीजन, रीजन एटसेट्रा, हम उसको मानने वाले लोग हैं। और इसी का कारण है कि उत्तर प्रदेश में जो बाई इलेक्शन होते हैं वो रामपुर का हो, आजमगढ़ का हो, मुसलमान समाज का भरपूर आशीर्वाद हमें मिलता है। तो वक्फ बोर्ड तुष्टिकरण को का आरोप। लेकर भी आप जो शिकायतें हैं मुस्लिम समाज की, उस पर थोड़ा कुछ। हाँ, नहीं नहीं, निश्चित हाँ। देखिए वक्फ का मैनेजमेंट, वक्फ की व्यवस्था कहाँ कौन से इस्लामिक देश में है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। वक्फ के मैनेजमेंट को लेकर के, वक्फ में ट्रांसपेरेंसी को लेकर के, वक्फ में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को लेकर के, वास्तव में अगर उसकी स्ट्रीमलाइनिंग होगी, वो मुख्य धारा में आएगा। तो एक देखिए वक्फ का तीसरा सबसे बड़ा लैंड ओनर है, भारतीय रेलवे के बाद, भारतीय सेना के बाद वक्फ के पास, तो क्या उसका रेगुलेशन नहीं होना चाहिए? क्या उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं आनी चाहिए? तो उस ट्रांसपेरेंसी की दृष्टि से कुछ उसमें बुनियादी परिवर्तन किए गए हैं जिसका स्वागत किया गया है। सैकड़ों स्टेक होल्डर कंसल्टेशन मीटिंग्स हुई हैं, तमाम मुसलमान समाज के संगठनों ने इसका समर्थन पत्र प्रेषित किया है। इसके बाद ही इसको अमली जामा पहनाया गया है, स्ट्रीम रोल कर दिया गया है, बुलडोज कर दिया गया है। जो आरोप लगाते हैं, मेरा इसमें कोई ताल्लुक नहीं है। जी बिल्कुल। तो काफ़ी अच्छी चर्चा रही और हमको ऐसा लगता है कि आगे भी इन बातचीत इनसे जारी रहनी चाहिए और हम लोग दूसरा एपिसोड भी कर सकते हैं इसको लेके। काफ़ी इंटेलेक्चुअल टॉक है और बहुत गहरी समझ है, गहरा ज्ञान है। तो अच्छा लगा आपसे बातचीत नहीं, करके आपका गुरु बहुत बहुत प्रकाश जी। आभार जी, बहुत बहुत और आभार। आप आए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और दर्शकों, ये हमारी चर्चा कैसी लगी अपनी प्रतिक्रिया से ज़रूर अवगत कराएं। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। नमस्कार।